Hello everyone. So in last series we have covered the numericals which are based on Phillips curve and Phillips relation, and we have find out or unemployment rate, natural rate of unemployment, and the rate of inflation in different time periods. Let's start this new chapter and we'll cover the numericals of Okun's, the numerical which are based on Okun's relation, ED relation, and Phillips relation altogether. Now again, we have multiple addition from addition 4th, 5th to 6th, and I will try to cover maximum numericals from all these additions, and the maximum number of numericals are given in 4th addition itself. But before I start the numerical part itself, I will do some basic part which will be used in these numericals. Allow me to cover the basic part of this. Okun's relation, Phillips relation एंड एडी रिलेशन, इन सब के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है फ्रॉम शॉर्ट रन टू मीडियम रन एज पर ओलिवर ब्लैंचार्ड, एंड विल ऑल्सो कवर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक सैक्रिफाइस रेशियो. Okay, so first Okun's law. अब बच्चों Okun's law हम सब जानते हैं कि Okun's law क्या कहता है. Okun's law का मेन इक्वेशन, आई एम नॉट ड्राइविंग इट, बट मेन इक्वेशन इज दिस. मेन इक्वेशन इज this. I hope you know that. What is this? This is deviation or change in unemployment rate. Deviation in or change in unemployment rate from time period t minus 1 to time period t. What is this? Deviation in output growth rate. डेविएशन इन आउटपुट ग्रोथ रेट. प्लीज समझते रहिएगा. ये क्या है? ये है कि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट टाइम पीरियड t माइनस 1 में कितना था और टाइम पीरियड t में कितना हो गया. तो चेंज कितना आया इन टाइम पीरियड t इन माई अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ये क्या है? इस साल का ग्रोथ रेट आउटपुट. एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ. आउटपुट किस रेट पे ग्रो हो रहा है इन टाइम पीरियड टी. ठीक है, वाई फॉर आउटपुट, जी फॉर ग्रोथ. व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट. नॉर्मली आउटपुट किस रेट पे ग्रो होता है? नॉर्मली आउटपुट किस रेट पे ग्रो होता है इकोनॉमी में? जब नॉर्मली आउटपुट ग्रो होना होता है तो वो किस रेट पे होता है और एक्चुअली किस रेट पे ग्रो होता है. अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये कैसे पता लगेगा कि इकोनॉमी में नॉर्मली आउटपुट किस रेट पे ग्रो हो रहा है. तो ये दो चीजों को ऐड करके पता लगेगा. पहला लेबर फोर्स ग्रोथ. लेबर फोर्स, मेरी जो लेबर फोर्स है वो किस रेट पे ग्रो हो रही है. मतलब लेबर मार्केट में, जॉब मार्केट में नए लोग कितनी जॉब मांगने आ रहे हैं. तो लेबर फोर्स की ग्रोथ प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हो. तो प्लस लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी. मतलब क्या है? सपोजिंगली कि this is say 1.4%, say this is 1.4% and this is say 1.6%. तो इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी में 1.4% से नए लोग आ रहे हैं, लेबर फोर्स ग्रो हो रही है, वो जॉब मांगने आ रहे हैं, और लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी, मेरी जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो 1.6% ज्यादा लेबर प्रोडक्टिव हो गई है. हाँ है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्मली इकोनॉमी को अंडर दीज सर्कमस्टांसेस
3% इकोनॉमी में आउटपुट बनना ही चाहिए। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इकोनॉमी में 3% तो आउटपुट की ग्रोथ होनी चाहिए। यह है जो होनी चाहिए नॉर्मल आइडियल ग्रोथ रेट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। बट ऐसा तो नहीं है कि इतनी ही होगी, इतनी नहीं हो, मतलब क्या हो सकती है, एक्चुअल में वेरी। तो एक्चुअल कौन टैकल करेगा? एक्चुअल टैकल करेगा GYT, एक्चुअल ग्रोथ रेट इन आउटपुट, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन टाइम पीरियड T। इनका जो डेविएशन है, मतलब अगर सपोजिंगली ये 4% है और ये 3% है, तो डेविएशन कितना आया? 1% का। तो इसके जो डेविएशन है उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीटा को 1 मान लूं, तो अगर ये 4% है और ये 3% है तो कितना आया? 1%। मतलब मेरी इकोनॉमी 1% ज्यादा आउटपुट बना रही है। किससे? जो इकोनॉमी मेरी नॉर्मली बनाना चाहिए उससे 1% ज्यादा बना रही है। अगर उससे 1% ज्यादा बना रही है, यहां पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस, ये है मेरा ओकुन्स का रिलेशन, ये यूज होगा मेरा। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में मेरे को जितना जरूरत पड़ेगी मैंने उतना आपको बता दिया। इसी के अंदर आप फिलिप्स पहले ही कर चुके हैं। फिलिप्स रिलेशन, फिलिप्स किस किस के बीच में रिलेशन बताता था? फिलिप्स रिलेशन बताता था मेरा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो सपोजिंगली इन्फ्लेशन का जो फिलिप्स का रिलेशन था वो क्या होता था? पाई कंसिडरिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेरा फिलिप्स का रिलेशन होता था। ये था इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड T, ये क्या है? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड T माइनस अल्फा यूटी, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है टाइम पीरियड T में, और इकोनॉमी में नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाता था, और ये लार्जली किसके ऊपर बेस होता था? ये लार्जली बेस होता था लास्ट ईयर के एक्चुअल इन्फ्लेशन पे। तो ये क्या हो जाता था मेरा रिलेशन? पाई टी माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा यूटी। यस और नो? आई होप ये आपको समझ में आया। ये क्या होता था? डेविएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डेविएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज व्हाट डेविएशन इन इन्फ्लेशन और चेंज इन इन्फ्लेशन फ्रॉम लास्ट ईयर टू टाइम पीरियड T। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद एक और तीसरा रिलेशन हमें आना चाहिए। तीसरा, अच्छा एक बात और थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां पर हम देख लेते हैं, अगर इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ रेट नॉर्मल ग्रोथ रेट से ज्यादा हुआ, जैसे मैंने बताया यहां पे 4% है, 3% है, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा लास्ट ईयर से, मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ कम होता है नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से, हम इस साल कम आउटपुट बना रहे हैं एज कंपेयर टू जो हम नॉर्मली बनाना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। यस और नो? एंड सिमिलरली यहां पर भी कि अगर इकोनॉमी में एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस साल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, तो क्या होगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होगा लास्ट ईयर के मुकाबले, माइनस लगा हुआ है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एंड सिमिलरली अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है नेचुरल रेट से, मतलब आप ज्यादा लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं, तो इसका नेगेटिव रिलेशन होता था, मतलब इस साल ज्यादा इन्फ्लेशन होगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, कंसिडरिंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यस और नो? फिर इसके बाद आता था मेरा एडी रिलेशन। एक तीसरा रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, एडी या आउटपुट रिलेशन। क्या होता था? एडी इन टाइम पीरियड T इज प्रोपोर्शनल टू माई आउटपुट।
हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी में जितनी डिमांड होगी लगभग उतना ही आउटपुट बनेगा इन टाइम पीरियड टी। वो फंक्शन होता था, अगर आपने एडीएस मॉडल पढ़ा है ब्लैंचार्ड से न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, तो वो फंक्शन होता था तीन चीजों का। रियल मनी सप्लाई, दिस इज रियल मनी सप्लाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टाइम पीरियड टी एंड गवर्नमेंट टैक्सेस इन टाइम पीरियड टी, ये कॉमा है, ठीक है। इन चीजों का फंक्शन होता था, ये हमने एडीएस मॉडल में पढ़ा है। नाउ टू फोकस ऑन आउटपुट और एडी, दिस इज वन एंड द सेम थिंग ओवर हियर, एंड मनी ग्रोथ। हम क्या करते थे, हम सिंप्लीफाई करके इस फंक्शन को ऐसे लिख देते थे, जस्ट टू फोकस ऑन दीज टू। एडी इन टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट इन टाइम पीरियड टी इज द फंक्शन ऑफ रियल मनी सप्लाई। यस और नो? मतलब हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं रियल मनी सप्लाई एंड आउटपुट ग्रोथ में और एडी ग्रोथ में, तो हम इनमें रिलेशन देख रहे हैं। नाउ इसी चैप्टर में हम सिंप्लीफाइड करके इस इक्वेशन को टू राइट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ये इक्वेशन रेट ऑफ चेंज की टर्म्स में लिखी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस का चेंज का रेट, इन्फ्लेशन, दैट इज आउटपुट ग्रोथ रेट, नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। तो इन इक्वेशंस को कंपेरेबल बनाने के लिए जब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जी वाई टी, ग्रोथ इन आउटपुट इन टाइम पीरियड टी या ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन टाइम पीरियड टी क्या होगा, जीएमटी, व्हाट इज दिस, जीएमटी ग्रोथ, नॉमिनल मनी ग्रोथ इन टाइम पीरियड टी माइनस इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी। बच्चों हुआ क्या है, इसको ग्रोथ की कंटेक्स्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन टाइम पीरियड टी। इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एम। अगर मैं इसको ग्रोथ के कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है तो माइनस में चले जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी फ्रैक्शन को छोटा करता है और माइनस भी फ्रैक्शन को या इक्वेशन को छोटा करता है। तो अप्रोक्सीमेशन करके इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या है, नॉमिनल मनी ग्रोथ, तो यहां क्या ये है नॉमिनल मनी, तो यहां हो गया नॉमिनल मनी ग्रोथ। इकोनॉमी में आरबीआई या सेंट्रल बैंक किस रेट पे मनी की सप्लाई बढ़ा रहा है इन टाइम पीरियड टी, एंड इसकी ग्रोथ मतलब इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाती थी एडी रिलेशन या आउटपुट रिलेशन ग्रोथ के कंटेक्स्ट में। इसके कंटेक्स्ट में भी आप सोच सकते हैं कि अगर मनी ग्रोथ ज्यादा हुआ इन्फ्लेशन से, अगर मनी की ग्रोथ ज्यादा हुई इन्फ्लेशन से, आरबीआई या सेंट्रल बैंक ज्यादा मनी की ग्रोथ कर रहा है, उतना इन्फ्लेशन नहीं आ रहा, तो आउटपुट बढ़ेगा, इजंट इट? एंड अगर इन केस जीएमटी कम हुआ पाई टी से, मतलब इकोनॉमी में नॉमिनल मनी ग्रोथ कम है और इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया, तो माइनस वाली चीज ज्यादा है, तो आउटपुट की ग्रोथ रेट, डिमांड एंड आउटपुट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इजंट इट? अब एक बार आपस में इनको ना कनेक्ट करके देखते हैं, तीनों रिलेशन को ना 1 मिनट में एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। सपोज करो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि ये कम हो गया, इकोनॉमी में नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ कम हो गया, ठीक है। अगर ये कम हो गया तो ये कम होगा, GYT कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा, कंसिडरिंग दिस एज कांस्टेंट अभी तो, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो बच्चों ध्यान से देखना इसका इंपैक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे हमें, इसका इंपैक्ट यहां पड़ेगा,
ये कम हो गया है, मतलब ये कम हो गया, आउटपुट आप कम बना रहे हो। अगर आप आउटपुट कम बना रहे हो तो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। सेंस मेक कर रहा है? अगर आप माल ही कम बना रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, यहां देखिए कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ऐसे ही होता है, यस और नो? तो ये देखिए, हमने एक बार देख लिया कि इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट करके देख लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम आएगा जब हम अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स अपने करेंगे, स्टार्ट विद द बेसिक, एंड इसके बाद हम टफ वाले पार्ट करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ सैक्रिफाइस रेशो की बात है कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, वो मैं उसका न्यूमेरिकल जब आएगा वहीं पे बता दूंगा। अभी एक बात और पता होनी चाहिए, इसी स्लाइड में आपको मैं बता देता हूं कि इन मीडियम रन, मीडियम रन में न्यू क्लासिकल्स ये कहते हैं कि भैया देखो, हमेशा आउटपुट चेंज नहीं हो सकता, हमेशा आउटपुट अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से डेविएट नहीं कर सकता। एक पॉइंट आएगा कि उसको वापस आना पड़ेगा। तो इन मीडियम रन जी वाई टी इक्वल होगा जी वाई बार के, मतलब ये इसके लोड के आ जाएगा बराबर, एंड यूटी इक्वल आ जाएगा यूएन के। इकोनॉमी में वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा जो इकोनॉमी में नेचुरली रहता है, और इससे हम ये बता सकते हैं कि मतलब यूटी एंड यूटी माइनस वन, क्योंकि वो सेम है तो वो इक्वल हो जाएंगे। बच्चों, मीडियम रन की बात हो रही है। ठीक है, एंड सिमिलरली इन्फ्लेशन भी, अगर यही चेंज नहीं हो रहा, यही चेंज नहीं हो रहा, ये लोग आप ये चीज चेंज नहीं हो रही, इधर ये चेंज नहीं हो रहा, ये इक्वल आ गया है, अगर ये इक्वल आ गया है तो मतलब ये इक्वल आ जाएगा। यस और नो? पक्की बात है। ये मेरे बेसिक्स हैं, सैक्रिफाइस रेशो भी है, वो मैं न्यूमेरिकल आने में बता दूंगा, पर ये मेरा बेसिक है जो इस चैप्टर की रिदम सेट करेगा हमारे न्यूमेरिकल्स कराने में। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल, बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ओके, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगेन ये 4th, 5th, 6th एडिशन का ये इशू है, ज्यादा इशू नहीं है। 4th एडिशन में ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, 5th और 6th में उतने न्यूमेरिकल्स नहीं है। मेरा पर्पज ये है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स करा दूं, वो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। दूसरी बात, 4th और 5th एडिशन में कई बार क्या हुआ है कि इक्वेशंस में ना वैल्यू चेंज कर दी है। वैल्यू चेंज करने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि कैसे प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी, उसके बाद आप अपने आप भी कर पाएंगे। अब ये कहता है कि एज शोन बाय इक्वेशन 13.2, फिफ्थ एडिशन में ये चैप्टर 13th है, इसलिए शायद 13.2 लिखा है। द एस्टिमेटेड ओकुन्स लॉ की इक्वेशन लिखी हुई है, वही है, आप उसको रिलेट करिए। यूटी माइनस वन, ये बीटा की वैल्यू है, ये जी वाई टी है, और ये जी वाई है, जी बार वाई है, नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। आपको पता है कैसे निकलता है, ये ऐड करके निकलता है लेबर फोर्स की ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ को ऐड कर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, कहता है इकोनॉमी में क्या आउटपुट की ग्रोथ होनी चाहिए, इसको लेके पूछ रहा है, जिससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ जाए। ओके, हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज इवन दो द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज पॉजिटिव। ओके, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आई गेस। ओकुन्स इक्वेशन दी हुई है यूटी माइनस वन माइनस 0.4 जी वाई टी माइनस, एक जगह 2.5% है और एक जगह 3% है आई गेस। मैं एक बार 2.5 और 3 दोनों से करके दिखा देता हूं आपको, बाकी सब सेम है। ओके,
तो एक एडिशन में यहां पे लिखा हुआ है 2.5% और एक एडिशन में यहां पे लिखा हुआ है ut माइनस ut माइनस 1 माइनस का 0.4 GYT माइनस का 3%, माइनस का 3%। ठीक है, ओके। यहां पे वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर 1% ले लेते हैं हम। चेंज बोला है ना, तो इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले का चेंज 1% इंक्रीज बोला है तो प्लस ले लेते हैं। माइनस 0.4 GYT माइनस का 2.5%। ठीक है, ये मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसका। अब मैंने कैलकुलेटर लिख के आया हूं, ये 0.4 इधर जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.4 2.5, ये आ जाएगा 2.5%। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, माइनस GYT प्लस का 2.5%। ठीक है, अब इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट किए हैं। क्यों किए हैं अब आपको समझ में आएगा। ये इधर आ गया, GYT प्लस का हो गया, ये उधर गया तो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 0 आ गया, 0%। ठीक है, अब B% सेंस मेक ही नहीं कर रहा इसका जो ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो सेंस मेक नहीं कर रहा फिफ्थ एडिशन के हिसाब से, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, पर 2.5 अगर हम परसेंट यहां ले रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 0% आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको ये 3% वाला भी करा देता हूं। ओके, ठीक है, ये दोबारा करते हैं। ये आएगा कितना, 2.5%, ये GYT, ये 3%। ठीक है, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो GYT आ गया 3% माइनस 2.5%, 0.5%, और GYT इक्वल्स टू 0.005। आंसर हो गया कि आउटपुट की ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए जिससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ जाए। तो ये दो अलग अलग एडिशन के हिसाब से, अगर मैं ये मेरी इक्वेशन ये है तो आउटपुट की ग्रोथ 0% होगी। अगर आउटपुट मेरा ग्रो नहीं हो रहा है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ जाएगा। यहां ये कहता है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 5% 0.5% है, 0.5% है, 0.5% है, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ जाएगा। अब वो बी पार्ट ये कहता है, इसी का पार्ट ये कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और आउटपुट की ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। आउटपुट का ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव। आउटपुट का ग्रोथ रेट तो पॉजिटिव है, आउटपुट तो ग्रो हो रहा है, कम हो रहा है, नेग्लिजिबल लेवल रेट पे हो रहा है, पर हो तो रहा है एज पर फोर्थ एडिशन। पर उसके बावजूद देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों हो रहा है यार? मैंने आपको बताया, अब ये बेसिक्स काम आएंगे आपके। अब ये देखिए, मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कैसे आता है। नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट आता है लेबर फोर्स की ग्रोथ और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जोड़ के। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए बढ़ गया हो बिकॉज लेबर फोर्स ग्रोथ हुई है। ठीक है, मैं आउटपुट उतनी बना पा रहा हूं, ठीक है, या मेरे सारे लेबर मिलके पहले जितना ही आउटपुट बना रहे हैं, पर क्योंकि इकोनॉमी में नए जॉब सीकर्स आ गए, लेबर फोर्स की ग्रोथ हो गई, जिससे लेबर फोर्स की ग्रोथ होने से जिससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। इजंट इट? तो ए पार्ट मेरा यहां पे समाप्त हुआ। अब इसका बी पार्ट कहता है, व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट डू वी नीड टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बाई 1 परसेंटेज पॉइंट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी गलती हो जाती है यहां पे लिखा हुआ है 1 परसेंटेज पॉइंट ओवर नेक्स्ट 4 ईयर। आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिक्रीज करना है, ओके, 1% से करना है, 1 साल में नहीं करना। कितने साल में करना है? 4 साल में करना है। तो हर साल आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज करना है 0.25% से। 4 साल में करना है ना, तो बच्चे यहां क्या करते हैं, 1% ही ले लेते हैं। 1% 1 साल में नहीं करना, 1% से डिक्रीज करना है आने वाले 4 सालों में।
ठीक है, सेकंड पार्ट, मेरी इक्वेशन थी ये ut माइनस ut माइनस 1 माइनस बीटा gyt माइनस 2.5 से कर लें या 3 से, 2.5 से कर लेते हैं, 2.5 से कर लेते हैं, किसी से कर लो, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाना है 1% से घटाना है और आने वाले 4 सालों में घटाना है। तो बच्चों कैच इसी पार्ट में ये था कि आपको पहले साल 0.25 से कम करना है, अगले साल फिर 0.25 से कम करोगे, अगले साल फिर 0.25 से कम करोगे और अगले साल फिर 0.25 से कम करोगे, ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल 4 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से कम हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू दी हुई है 0.4, तो आउटपुट का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये इधर आया तो 0.25 कैलकुलेटर रखिएगा अपने पास, डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया 0.625 माइनस, ये माइनस GYT ब्रैकेट ओपन कर लो प्लस का 2.5%। ठीक है, GYT इक्वल्स टू 2.5% प्लस ये परसेंट में, ये परसेंट में होगा, गलती ना हो जाए, 0.625%। तो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कितना आ गया, ऐड कर लो, 2.5 प्लस 0.625, ये आ गया 3.125%। आपका आउटपुट की ग्रोथ हर साल आपका आउटपुट 3.125% से ग्रो करे, 3.125% से अगर ग्रो करेगा आने वाले नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स, आने वाले नेक्स्ट 4 ईयर्स तक अगर ये आउटपुट ग्रो करेगा इस रेट पर, ठीक है, तो क्या होगा, आपका 4 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से कम हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट कहता है, सपोज दैट वी एक्सपीरियंस अ सेकंड बेबी बूम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट ओकुन्स लॉ टू चेंज? ओकुन्स लॉ कैसे चेंज हो जाएगा इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज बाय 2 परसेंटेज पॉइंट? वेरी इजी, वो कहता है कि लेबर फोर्स, अब आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यहां पे, आप लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है 2 परसेंटेज पॉइंट से, 2 परसेंटेज पॉइंट से, बताइए ओकुन्स की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? ओके, मेरी ओकुन्स की इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है ये, ut माइनस ut माइनस 1 माइनस 0.4 gyt माइनस 2.5%। आप कोई भी ले लो यहां पे वैल्यू। वो कह रहा है कि लेबर फोर्स इंक्रीज बाई 2 परसेंटेज पॉइंट्स, लेबर फोर्स 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गई। अब आपको मैंने बताया था लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े या लेबर फोर्स बढ़े, किसको इफेक्ट करेगी? नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को, नॉर्मली आउटपुट मेरा किस रेट पे ग्रो होता है इसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ut मेरी नई ओकुन्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4.5% हो जाएगा। प्लस 2 कैसे हो गया? क्योंकि लेबर फोर्स मेरी 2% से बढ़ गई, तो दिस इज माई न्यू ओकुन्स इक्वेशन। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। ठीक है, पक्की बात। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2, ओकुन्स लॉ के ये बेसिक पार्ट थे। इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।